नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। बात करेंगे कोरबा की, जहां कबाड़ की दुकान में आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने दुकान बंद कराई थी। कटघोरा के लखनपुर की यह घटना है। आग में लाखों का माल जलकर राख हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोरबा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कबाड़ की दुकान में आग लग गई। लाखों का माल यहां पर जलकर राख हो गया, क्योंकि यहां पर कबाड़ रखा हुआ था भारी मात्रा में। तो ऐसे में लगातार आग फैलती चली गई और ये पूरा स्क्रैप जलकर राख हो गया। लाखों का कबाड़ यहां पर रखा हुआ था। धुआं, आग के लपटे देखकर आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भयानक यहां पर लगी होगी। एसडीएम ने लगाया है। एसडीएम ने लगाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। धुआं और आग के ये लपटे। कबाड़ का ये दुकान थी, यहाँ पर कबाड़ का सामान रखा हुआ था भारी मात्रा में और इसी कबाड़ में आग लगी। और एक बार जब आग लगी तो लगातार आग फैलती चली गई। आग में लाखों का माल जलकर राख हो गया। काफी नुकसान पहुंचा है कबाड़ की दुकान के मालिक को। आग कैसे लगी अभी ये साफ हो पाना बाकी है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक यहाँ पर आग लगी हुई है। कोरबा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आग में लाखों का माल जलकर राख हो गया। एसडीएम ने लगाया है। खबर बलौदाबाजार हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन की। कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 3 लेयर में घेराबंदी की गई है। कांग्रेस का दावा है कि प्रदर्शन में करीब 25,000 कार्यकर्ता शामिल हुए। विधानसभा इलाके में जो स्कूल थे उन्हें बंद किया गया। दीपक बैज और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की खबर है। बड़ी संख्या में कल ही कांग्रेस ने यह दावा किया था कि 25,000 कांग्रेसी इस प्रदर्शन में जुटेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर और सरकार की नाकामियों पर सरकार को घेरने के लिए इस प्रदर्शन का आयोजन कांग्रेस ने किया था। बड़ी संख्या में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स को लगाया गया और विधानसभा के इलाके में जो स्कूल पढ़ते हैं उन्हें एहतियातन बंद रखने का ऐलान किया गया था। ममता लांजेवार हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ रही हैं। ममता, बताएं अभी प्रदर्शन को लेकर क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार दिखाऊंगी। और ये जो पीछे दीवार बनाई गई है, बैरिकेड्स बनाए गए हैं, उसके अलावा 2 और बैरिकेड्स बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खचाखच जो है ये मंडी गेट भर चुका है। इसके साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो स्टेज आपको दिखाए। यहाँ पर स्टेज पे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज यहाँ पर मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सचिन पायलट यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, तमाम जो पूर्व विधायक है, मंत्री है, वो यहाँ पर मौजूद है। और अब थोड़ी देर में विधानसभा की तरफ जो है वो कुछ करने वाले हैं। और इसके पहले आप देखेंगे तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो बारिश के चलते उस तरह से कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए थे। और ये आरोप उनका भी कांग्रेस का आरोप था कि उनको पहुंचने नहीं दिया जाता। लेकिन अभी आप अगर बहरहाल देखेंगे तो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से जो है पूरा जो मंच है वो खचाखच भरा हुआ है। मंडी गेट का जो आसपास का इलाका है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है और उत्साह में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। और इसके बाद में जब वो कूच करेंगे विधानसभा की तरफ से तमाम जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि बैरिकेड जो है वो तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से जो है। बिल्कुल ममता, देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाने और बढ़ाने के लिए ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मंच पर दिग्गज डटे हुए हैं। इससे पहले
दिग्गजों में आपसी फूट को लेकर जो खबरें आती थी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डालती थी, तो ये एक बड़ा मैसेज यहां पर दिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। धन्यवाद बाबा साहब। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है और विपक्ष के तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस का पहला बड़ा प्रोटेस्ट है। मैं एक बार फिर से आपको मंच की तरफ दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो सचिन पायलट यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ तमाम जो पार्टी लीडर्स हैं यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए अभी भूपेश बघेल जो है वो मंच पर आए हुए हैं और थोड़ी देर बाद ही जो है यहाँ पर से वो मंच, अगर हम बात करें तो विधानसभा के घेराव के लिए कूच करने वाले हैं। तो तमाम धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे आपसे। वहीं बिहार से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, बिहार में बढ़ते अपराध और अग्निवीर योजना को खत्म करने को लेकर बिहार यूथ कांग्रेस ने पटना में प्रदर्शन किया है। बोरिंग कैनाल रोड से विधानसभा घेराव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता निकले। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब कार्यकर्ता नहीं रुके तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हटिए हटिए साइड हटिए, आप लोग हटिए हटिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये मांग यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां पर कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और इन कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया है, हल्के बल का इस्तेमाल भी किया है। जब कार्यकर्ता विधानसभा घेराव से निकले तो उन्हें रोकने की पहले पुलिस ने कोशिश की। जब वो नहीं माने तो फिर उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर पटना से आप देख रहे हैं। बजट में बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर केंद्र ने अपनी स्थिति साफ कर दी और अब यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। हटिए हटिए साइड हटिए, आप लोग हटिए हटिए। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं नेपाल के, जहां 3 इनामी महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 5 लाख की इनामी डेप्यूटी कमांडर मोती पोयाम ने सरेंडर किया। 1 लाख की इनामी संचिला मंडावी ने आत्मसमर्पण किया। नक्सली लक्ष्मी पड़दा ने सरेंडर किया। कई नक्सली वारदातों में इनकी तलाश थी। आज कांकेर जिले में छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 3 नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं, जिसमें एक डिप्टी कमांडर जो गढ़चिरौली जिले में कार्यरत है, बहुत दिनों से कंपनी नंबर 2 में भी शामिल थी। 5 लाख की इनामी नक्सली मोती पोयाम आत्मसमर्पण की है। और एक सदस्य जो बामरागढ़ और गढ़चिरौली जिले में कार्यरत है, जिसके ऊपर 1 लाख इनाम है, संचिला मंडावी, ये भी आत्मसमर्पण की है। तीसरी महिला लक्ष्मी पद्दा जो मंगलू पद्दा ककनार LOS का कमांडर है, उसकी बेटी है। इन्होंने भी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज BSF और कांकेर पुलिस के सामने। खेम नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेम नारायण, तमाम उन प्रयासों को कह सकते हैं कि वो रंग ला रहे हैं जिस तरह से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जो शासन प्रशासन की जो नीति नक्सलवाद के लिए चलाई जा रही है, उसमें लगातार जो है सफलताएं मिलती जा रही हैं। लगातार 4 से 5 महीने सघन सर्चिंग अभियान में कई मुठभेड़ हुए, जिसमें नक्सली मारे गए हैं। और अब जो है कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद से जुड़े, विचारधारा से जो जुड़े नक्सली हैं, वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा की ओर जुड़ने के लिए जो है आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जो है ये एक अच्छी सफलता जो है मानी जा रही है। और अभी भी जो पुलिस जिला अधीक्षक ने कहा है कि अभी भी जो है जिस प्रकार से सर्चिंग अभियान जारी है और शासन प्रशासन की जिस प्रकार से
पुनर्वास की नीति है उससे प्रभावित होकर और भी नक्सली जो है इस तरीके से सरेंडर करने के लिए आगे आएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण, इस पूरी जानकारी के लिए। तो 5 लाख की इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम था। कई नक्सली वारदातों में इन महिलाओं की तलाश थी, इन महिला नक्सलियों की, और इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ये तीनों ही इनामी नक्सली थी। अगले 24 घंटे में हमास को लेकर अमेरिका में बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में हैं और उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से होने वाली है। लेकिन इस बीच यमन के हूथी विद्रोहियों ने ऐसा प्लान बनाया है जिसके बाद इजरायल की सेना के हेडक्वार्टर में अलार्म बजने लगा है। जब नेतन्याहू बाइडेन की मुलाकात और अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन को लेकर पूरी दुनिया इजरायल की चर्चा कर रही है, तब इजरायल के दुश्मन एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। यह हमला भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। 19 जुलाई शुक्रवार का दिन खुलने वाला था कि रात 3 बजे ये ड्रोन समंदर की तरफ से तेल अवीव में दाखिल होता है और कुछ ही सेकंड बाद एक बार फिर देखिए वो ड्रोन अटैक जिससे इजरायल बच नहीं सका। अब ऐसे ही कई हमले इजरायल के तेल के कुओं और गैस फील्ड पर करने की तैयारी हो रही है। भूमध्य सागर में इजरायल के कई तेल और गैस के भंडार हैं और यहां उसके ऑयल रिग्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है। यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टारगेट बन सकते हैं। इन पर हमलों को रोक पाना इजरायल के लिए आसान नहीं होगा। ऑयल रिग्स पर हमले का मतलब है कि इजरायल की एनर्जी इंडस्ट्री की तबाही। भूमध्य सागर में इजरायल की तमाम लेवियाथन और करीश गैस फील्ड है। यहाँ इजरायल हर साल 21 अरब क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है। इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाती है। ऐसे में नेतन्याहू की बेचैनी बहुत ज्यादा है। तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटैक के बाद इजरायल को अपने शहरों से ज्यादा अपने तेल के कुओं की चिंता सता रही है, क्योंकि यहाँ पर हमला रोकना आसान नहीं होगा। जब तेल अवीव में आधी रात 3 बजे हमला हुआ तो धमाका बहुत बड़ा था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नजर आए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 लोग जख्मी हुए हैं। तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन से हुए इस धमाके ने इजरायल को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, सायरन बजने लगे। आखिर इजरायल की राजधानी में दुश्मन का ड्रोन कैसे घुस गया? कैसे इजरायल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकनाचूर हो गया? तेल अवीव में जहां अटैक हुआ वो तेल अवीव का याफा इलाका है और जिस ड्रोन से यमन ने हमला किया उस ड्रोन का नाम भी याफा है। याफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समद 3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब इस ड्रोन का रूट देखिए जिसने इजरायल को चौंका दिया। ये ड्रोन लाल सागर के ऊपर से होते हुए सुएज नहर के ऊपर से गुजरा। नीचे अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप देखते रह गए। कोई उस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। इसके बाद ये ड्रोन भूमध्य सागर की तरफ से इजरायल में घुसा। इजरायल के बड़े बड़े रेडार इस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाए और फिर तेल अवीव में इस ड्रोन ने अपने टारगेट पर बड़ा धमाका किया। 2000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूथी विद्रोही इजरायल को आसानी से निशाना बना सकते हैं, चाहे वो इसके शहरी इलाके हों, चाहे वो उसके ऑयल रिग्स हों या फिर इजरायल के बंदरगाह। हूथी विद्रोहियों के टारगेट पर इजरायल के जो बड़े बंदरगाह हैं उसमें हाइफा और एलात पोर्ट सबसे आगे हैं। हाइफा का बंदरगाह भूमध्य की तरफ है, जबकि एलात बंदरगाह दक्षिण में अकबा की खाड़ी यानी लाल सागर की तरफ खुलता है। यमन के इन दोनों पोर्ट्स पर हमले की न सिर्फ धमकी आती है बल्कि हूथी विद्रोही इन दोनों पर मिसाइल से हमला भी कर चुके हैं। हालांकि इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है।
जिस इजराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, अब उसी इजराइल पर उसके दुश्मन के ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। इजराइल को पता चल गया है कि इस हमले के पीछे यमन है और वहीं से ड्रोन उड़कर इजराइल तक पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने यमन से बदला ले लिया है और बदला भी बहुत बड़ी तबाही मचा कर लिया है। यमन ने तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया तो इजराइल ने हुदैदा बंदरगाह पर तेल डिपो को टारगेट बनाया। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब जवाबी कार्रवाई में इजराइल के तेल और गैस वाले ठिकानों को टारगेट बनाना चाहते हैं। भूमध्य सागर में इजराइल की ऑयल रिग्स को ड्रोन से टारगेट बनाकर यमन के हूथी विद्रोही ये भी साबित करना चाहते हैं कि वो इजराइल की दुखती नब्ज को दबाना जानते हैं। ऑयल रिग्स पर हमले का मतलब है गैस और तेल की सप्लाई ठप, और ये हमले इजराइल की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी चोट पहुंचाएंगे। एक ड्रोन कैसे युद्ध के दायरे को 10 गुना बढ़ा सकता है, ये यमन के याफा ड्रोन ने साबित कर दिया है। खतरे की घंटी संयुक्त राष्ट्र में भी लगातार बज रही है। युद्ध का नया खतरा किस लेवल पर पहुंच चुका है, ये आप यूएन से आए अलर्ट को देखकर समझ सकते हैं। याफा जैसे ड्रोन से ये मुमकिन है क्योंकि इससे पहले इजराइल का एयर डिफेंस नेटवर्क इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ है। ऐसे कई हथियार यमन के हूथी विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हूथी विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन इजराइल का दूसरा बड़ा खौफ है। इजराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हूथी विद्रोहियों की याफा ड्रोन ने इजराइल के एयर डिफेंस नेटवर्क को खिलौना साबित कर दिया है। यही वजह है कि तेल अवीव पर अटैक के बाद अमेरिका पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर की बात कर रहे हैं। हमास पर बमबारी नहीं बल्कि उस पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमास के कब्जे में 120 इजरायली बंधक हैं और इस बात ने नेतन्याहू को काफी बेचैन किया हुआ है। तेल अवीव से रवाना होने से पहले नेतन्याहू उन लोगों से मिले थे जो हमास की कैद से छूट चुके हैं या छुड़ाए गए हैं। इनमें इजरायली बंधकों के परिवार भी थे। नेतन्याहू ने बताने की कोशिश की कि वो बाइडेन से इस बारे में जरूर बात करेंगे ताकि हमास पर दबाव बने और 120 इजरायली बंधकों की रिहाई मुमकिन हो पाए। गाजा में बमबारी को लेकर अगर इजराइल को किसी तरफ से कोई खास चुनौती मिली है तो वो लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह है और यमन का हूथी विद्रोही गुट है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इन दोनों संगठनों को ईरान का पूरा समर्थन है। उन्हें ईरान से फंडिंग भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है और ये बहुत हद तक तेहरान के इशारे पर ही अपना ट्रिगर दबाते हैं। इजराइल पर हमास के हमले के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इजराइल के ऑपरेशन के भी 9 महीने पूरे हो गए हैं। 9 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इजराइल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच चुका है। यमन के तेल गोदाम में लगी आग अब भी जल रही है। इसी जगह पर इजराइल के फाइटर जेट्स ने बम गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा हुदैदा बंदरगाह जलने लगा। यमन को भी पता चल गया है कि हूथी विद्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है उससे युद्ध गाजा से निकलकर अब उसकी जमीन पर पहुंच गया है। यमन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यमन की पब्लिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है। गाजा को लेकर फैले आक्रोश में अब यमन पर हुआ हमला भी जुड़ चुका है। इससे पहले हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किए हैं, लेकिन 19 जुलाई को हुए हमले ने लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों से लेकर इजराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को नाकाम साबित कर दिया है और अब खतरा इजराइल के तेल के कुओं पर मंडराने लगा है क्योंकि इजराइल भी जानता है कि यमन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और आइए देखते हैं टॉप 20।